हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में। देखिए, वैद्युत आवेश की मात्रा Q इक्वल टू होता है NE। तो जहाँ N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये याद होना चाहिए स्टूडेंट सभी को। फिर कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो 1/4πε0 की जो वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, वो 9 × 10⁻9 थी। तो न्यूमेरिकल लगाते समय यहाँ 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r² फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है फार्मूला F/Q। अगर हमें फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू हो जाएगा EQ। तो ये भी फार्मूला याद रखें सभी लोग। फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लिया जैसे यहाँ पर +Q आवेश रखा हुआ है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², जिसमें 1/4πε0 को लिखेंगे हम 9 × 10⁻9। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, ये दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। तो P इक्वल टू होता है Q × 2l या 2QL भी लिखा जाता है, 2QL भी लिखा जा सकता है। अब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिर तीव्रता जो होगी E इक्वल टू 1/4πε0 2P/r³। न्यूमेरिकल लगाते समय 1/4πε0 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 9 × 10⁻9 लिख लेंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कितना बल युग्म लगेगा, तो बल युग्म जो होता है फार्मूला टाउ इक्वल टू P sin थीटा होता है। ठीक है, ये हम डेरिवेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। फिर वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये चूँकि अदिश गुणनफल है, यह स्केलर गुणनफल है, इसलिए इसको EA कॉस थीटा लिखा जाएगा, EA कॉस थीटा भी लिखा जाता है। गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फार्मूला होता है फाई इक्वल टू Q/ε0। फिर लिखा हुआ घन की एक भुजा से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। मान लिया एक हमारे पास घन है, ये घन है, ठीक है, घन की 6 भुजाएं होती हैं और हमें सिर्फ एक भुजा से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। घन की 6 भुजाएं हैं, उनमें से कोई एक भुजा से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो टोटल भुजाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। हमें टोटल पूरे घन के लिए अगर वैद्युत फ्लक्स बोलेगा तो फार्मूला हो जाएगा Q/ε0। लेकिन कह रहा है एक भुजा से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, घन की भुजाएं होती हैं 6, तो हम क्या करेंगे 6 से भाग कर देंगे, तो 1/6 Q/ε0 ये घन की एक भुजा से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। फिर हम उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था गॉस की प्रमेय में कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी चालक है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला जो होता है 1/4πε0 2λ/r होता है। यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। फिर अनंत विस्तार की अचालक चादर है, जैसे इस प्रकार में बताया कि कोई बोर्ड है, एक अचालक चादर है, इस पर आवेश दिया गया तो इसके ऊपरी पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा, तो इसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इक्वल टू σ/2ε0 होती है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है। फिर अनंत विस्तार व परिमित लघु मोटाई की चालक है, यह अचालक है, अचालक के लिए σ/2ε0 होता है, यहाँ पर स्टूडेंट याद रखें। लेकिन ये अगर चालक प्लेट हो जाएगी तो चालक प्लेट के लिए तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा σ/ε0 होता है। ठीक है, अगर दोनों पर आवेश घनत्व इक्वल है, यदि अलग अलग आवेश हैं तो उसके लिए फॉर्मूला σ1/σ2/2ε0 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन हमने पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में वहाँ पर कंडीशन लिखाई गई थी। फिर खोखला गोली चालक है या गोली कोष है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो मान लिया हमने बताया हुआ था कि ये आवेश है, गोली कोष है, इस पर ये +Q आवेश है। अब इसके बाहरी बिंदु इसके केंद्र से बाहरी बिंदु R है, यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं, तो बिंदु पे इस गॉसियन बेलन पर स्थित होगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होगी E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², जिसको हल करने पर आएगा σ/ε0 R² स्मॉल r²। कैपिटल R जो होता है वो गोले की त्रिज्या होती है, ये गोले की त्रिज्या कैपिटल R होगी, और स्मॉल r क्या होगी, गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी हो जाएगी, यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर स्मॉल r की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल r की जो वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है गोली कोष पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब
जो गोला है उसी गोले पर ही पृष्ठ पर ही तीव्रता निकालनी है, वैध क्षेत्र की तीव्रता, तो इक्वल टू 1/4 Q अपान R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या इसको हल करते हैं तो सिग्मा अपान ε0 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले फर्स्ट चैप्टर के। अब हम इस चैप्टर कुछ NCERT व अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ रहे थे। अब हम चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, ऊन के रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3×10⁻⁷ गुलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ज्ञात करो कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। तो देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल लगाने से पहले सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, उसमें देखिए क्या क्या वैल्यू दी गई है, क्या क्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर 3×10⁻⁷ गुलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, इसका मतलब ये आवेश की मात्रा Q इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ गुलाम। निकालना हमें स्थानीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या में n निकालना है, और पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, कितना इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होगा तो कितना द्रव्यमान भी साथ में स्थानांतरित होगा, तो स्थानांतरित द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो E की वैल्यू पर निकलेंगे 1.10⁻⁻19 गुलाम होती है, और Q इक्वल टू फार्मूला होता है NE से N इक्वल टू Q अपान E। तो N इक्वल टू Q की वैल्यू हो जाएगी Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 16 कम 16 जाएंगे, बचेंगे 14 हो जाएंगे 140, 16 अट्ठे 128 बचेंगे 12 120, तो 120 16 7 112, 8 बचेंगे 16 पंचे 80 × 10⁻⁻19 ऊपर आएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे, प्लस के 19 में से 7 चले जाएंगे, बचेंगे 12 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इतने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कहाँ से, ऊन से पॉलीथीन में। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, कितना द्रव्यमान होगा, इसके लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो लिखेंगे ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा, M इक्वल टू, तो द्रव्यमान निकलेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1.875 × 10⁻12। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, तो लगभग ये आएगा 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम। तो इतना आवेश लगभग स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अगर हमें न्यूमेरिकल लगाना है तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या मान दिया है वो लिखेंगे, और क्या क्या निकालना है ये लिखेंगे, उसके बाद हम हल करना प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते रहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये दो गोलों पर एक समान आवेश 6.5 × 10⁻7 गुलाम है, वह उनके बीच की दूरी 500 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच बल ज्ञात करो। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी व दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना होगा। तो पहले इतना लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गोले हैं, तो 2 आवेशित गोले बना लेते हैं। ये गोला A हो गया, ये गोला B हो गया। दोनों पर आवेश बराबर है, एक समान आवेश है, 6.5 × 10⁻⁷ गुलाम। अब इनके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर, तो इनके बीच की दूरी R बराबर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आवेश Q लिख लेते हैं,
दोनों पर आवेश बराबर है, ठीक है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू होगी यहाँ पर 6.5 गुणे 10 की घात माइनस कितना दिया गया आवेश, -7 कूलाम आवेश दिया गया, ठीक है। और दूरी जो R दी गई है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर होगा। अब कह रहा है कि इनके बीच कितना बल लग रहेगा। तो देखिए यहाँ पर चूंकि आवेश बराबर है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम से निकाला था, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान R²। तो 9 × 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू हो जाएगी 6.5 × 10 की पावर -7, और Q2 वैल्यू भी 6.5 × 10 की पावर -7, और दूरी जो होगी कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर हम पूरा हल करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं 1.52 × 10 की पावर -2 न्यूटन के अप्रॉक्स में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट्स सभी लोग जो है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, ठीक है। अब आगे वाले पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दूनी कर दी जाए, आवेश की मात्रा क्या हो जाए, पहले से दूनी हो जाए। तो प्रश्नानुसार आवेश अब Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश हो जाएगा, दूना 2Q हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो दूरी जो है R डैश आधी हो गई, मीन्स R/2 हो गई। तो अब बल कितना होगा, ठीक है। तो बल F डैश की वैल्यू देखिए क्या होगी, फार्मूला होगा 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। आवेश क्या हो गया, पहले से हो गया 2 गुना, तो Q1 डैश गुणे Q2 डैश, और दूरी क्या होगी, पहले से आधी हो गई, R डैश का होल स्क्वायर। तो 9 × 10 की पावर 9, Q1 डैश की वैल्यू हो गई 2Q हो जाएगी, और Q2 डैश की वैल्यू भी 2Q हो गई, और दूरी R डैश की वैल्यू हो गई R/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो बल आएगा वो क्या आएगा, 9 × 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 Q² अपान R/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो R², और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 चौके 16 × 9 × 10 की पावर 9 Q² अपान R², ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पर भी Q1 Q2 जो होते हैं, Q1 Q2 जो होंगे, ये Q1 Q2, और अगर एक लाइन बढ़ा लेते हैं यहाँ पर कि 9 × 10 की पावर 9, और Q1 Q2 चूँकि Q है तो इसे हम Q² अपान R² लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी तुलना हम समीकरण 1 करा देंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से F डैश की जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी, 16, और 9 × 10 की घात 9 Q² अपान R² को लिख सकते हैं F, तो 16F आ जाएगा। तो F डैश जो वैल्यू होगी वो पहले वाले बल से कितना 16 गुना हो जाएगी। तो ये भी पूछता कितने गुना बल हो जाएगा, 16 गुना बल हो जाएगा यदि आवेश को दुगना कर दें और दूरी को आधा कर दें। अब F की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 1.52 10 की पावर -2। तो F डैश की जो वैल्यू आएगी वो 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, और 3 83 को 80 3 83 के 3 हासिल लगे 8, 16 कम 8, 16 कम 16 और 8 24, ठीक है। 0.2 अंक बाद हो गया, 10 की घात -2, और हल करेंगे तो 0.243 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जो है यदि दूरी को आधा कर दें और बल को क्या कर दें, आवेश को अगर दूना कर दें तो कितना बल लगेगा, ये यहाँ तक नोट कर लें। फिर इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, आगे का जो नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट देखेंगे। ये दोनों गोलों
ए व बी के बीच तीसरा अनावेशित गोला रख दिया गया। तो हमारे पास गोला ए है, ये गोला बी है, ये ए है और बी है, ये दोनों आवेशित गोले हैं। अब इनके बीच में एक अनावेशित गोला सी रख दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि गोला सी जो है पहले गोले ए के कांटेक्ट में रखा गया, फिर गोला बी के कांटेक्ट में रखा गया। ठीक है, और उसके बाद बी को अंत में क्या किया, दोनों से हटा लिया गया। तो ए और बी के बीच अब कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो पहले ए का कांटेक्ट सी का कांटेक्ट ए से कराया गया, फिर सी का कांटेक्ट बी से कराया गया, अंत में सी को यहाँ से हटा लिया गया। ठीक है, तो जब हटा लिया गया तो इनके बीच कितना बल लगेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए, जब हम एक अनावेशित गोले सी को ए के कांटेक्ट में रखेंगे तो पहले तो अनावेशित होगा, लेकिन जब इसको ए के कांटेक्ट में रखेंगे तो कुछ ए का आवेश सी पर स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे ए का आवेश क्या हो जाएगा, पहले से तुलना में कम हो जाएगा। तो हम निकालेंगे कि इस ए पर कितना आवेश आ जाएगा। तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट, प्रश्नानुसार अनावेशित गोला सी को गोला ए के संपर्क में रखने पर नया आवेश Q1 डैश इक्वल टू क्या आएगा, देखिए Q1 प्लस Q, इसको QC अपान ट्यू। देखिए गोला सी प्रारंभ में अनावेशित से, इसलिए QC का मान क्या होगा, 0 होगा। और Q1 का मान दिया गया है क्वेश्चन में 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस QC 0 है क्योंकि अनावेशित बाई 2। ठीक है, तो बचेगा 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 बाई 2। तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 10 की पावर माइनस 7। ये जो आवेश Q1 डैश है, अब यहाँ पर आवेश Q1 नहीं है, Q1 डैश, और यहाँ पर भी इतना ही आवेश आएगा, क्योंकि जब किसी एक गोले को दूसरे गोले के संपर्क में रखेंगे तो वहाँ पर आवेश का पुनर्वितरण होगा, और तो जिससे क्या होगा, दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा। अब Q1 पर भी गोले ए पर Q1 डैश आवेश होगा, जिसकी वैल्यू 3.25 होगी। अब गोला जो सी होगा, जो अनावेशित था, उस पर भी आवेश आ जाएगा, Q1 डैश मीन्स 3.25 कूलाम। अब गोला सी को बी के संपर्क में रखने पर, पुनः गोला सी को गोला बी के संपर्क में रखने पर Q2 डैश। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सी का आवेश है Q1 डैश और बी पर आवेश क्या है, Q2। दोनों के आवेश का औसत बाई 2 हो जाएगा। तो Q1 डैश की वैल्यू है 3.25 10 की घात माइनस 7, और Q2 डैश पर आवेश क्या है, Q2 पर प्रारंभिक आवेश, दोनों पर आवेश बराबर थे, तो 6.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 बाई 2। तो Q2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 और 5 और 2 7 और 6 3 9 गुणे 10 की घात माइनस 7 बाई 2। बात करेंगे 2 चौके 8, बचेगा 1, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, 2 7 14, 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम। अब यहाँ पर जो आवेश होगा वो Q1 डैश ना होकर अब Q2 डैश होगा, और यहाँ पर भी Q2 डैश होगा। ठीक है, नए आवेश, अब जो गोला बी है उस पर आवेश होगा 4.87 गुणे 10 की घात माइनस 7, और जो गोला ए है उस पर आवेश कितना होगा, 3.25 10 की घात माइनस 7। लास्ट में क्या कह रहा है कि फिर गोला बी के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया गया सी को। अब ए और बी पर नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो पुनः गोला ए व बी के बीच बल F इक्वल टू जो आएगा वो क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और ए पर आवेश हो गया है Q1 डैश
और जो बी पर आवेश है वो कितना है, Q2 डैश अपान दूरी उतनी है R स्क्वायर। तो यहाँ पर F डबल डैश कर लेंगे क्योंकि 2 बल निकाल चुके हैं। तो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 डैश की वैल्यू है 3.25 10 की घात -7, ठीक है। और Q2 डैश की जो वैल्यू है वो है 4.875 गुणे 10 की घात -7, दूरी वही 50 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा 5.7 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो बल आएगा F डबल डैश 5.7 गुणे 10 की घात -7। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ये मान लिया +9e आवेश है और ये +e आवेश है। इनके बीच की दूरी r = 16 सेंटीमीटर है। अब एक बिंदु O है, इस पर +q आवेश रखा है जिसकी +9e से दूरी x मीटर कर लेंगे हम। तो +e से यही दूरी हो जाएगी 16 - x हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बल कैसे होगा, इनका कैसे लग रहा होगा, +q और +9e इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल 10, बल की दिशा F1 बाहर की ओर होगी। फिर +e इस +q पर भी क्या लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी F2। तो देखिए +9e +q पर बल F1 लगा रहा है और +e +q पर बल F2 लगा रहा है। ये 2 बल जो होंगे, इन दोनों बलों के मान जो होंगे +q पर या बिंदु O पर जो +q आवेश, इसके लिए दोनों के मान F1 व F2 ये एक दूसरे के विपरीत होंगे और इनकी वैल्यू बराबर होंगी। वैल्यू की मान बराबर और दिशा विपरीत होने के कारण इस पर जो नेट बल लगा होगा बिंदु O पर +q, इसको क्या होगा, 0 होगा, जिससे वो क्या रहेगा, संतुलन की अवस्था में बना रहेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इसकी +e आवेश से दूरी क्या है या +9e से दूरी क्या है या +e से दूरी क्या है। तो देखिए ये दूरी हम मान लेंगे x, माना +9e से +q आवेश की दूरी बराबर x हो गई, ठीक है। अतः +9e के कारण +q आवेश पर बल F1 = 9 × 10 की पावर 9 +9e × q और दूरी हो गई x²। इसी प्रकार +e आवेश के कारण अब +e आवेश के कारण निकालेंगे। आवेश के कारण +q आवेश पर बल F2 = 9 × 10 की पावर 9 × e × q अपान 16 - x। अब इसकी दूरी देखिए क्या है, +q से e की 16 - x है। संतुलन की अवस्था में देखिए क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में देखिए क्या होगा, दोनों के मान हमने बताया, दोनों के मान बराबर व दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। F1 बराबर होगा F2 के। तो 9 × 10 की पावर 9 × 9e × q अपान x² = 9 × 10 की पावर 9 e × q अपान 16 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, e कैंसिल हो जाएगा, q भी कैंसिल हो जाएगा। तो 9/x बचेगा, इसको 3/x का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको यहाँ भी बचेगा 1, तो 1/16 - x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तिरछी गुणा करा देंगे, 16 तियाँ 48 माइनस 3x इक्वल टू x हो जाएगा। तो 48 इक्वल टू आएगा माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3x और x हो जाएगा 4x। तो 4 कम 4 4 दूनी 8, तो हो जाएगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अतः प्लस 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर प्लस क्यू आवेश रखने पर वह कैसा होगा, संतुलन में होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कितनी दूरी पर रखेंगे कि संतुलन में होगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम संतुलन की अवस्था निकालेंगे तो हम आवेश की प्रकृति देखेंगे। यदि वो समान प्रकृति के हैं, दोनों प्लस में हैं या दोनों माइनस में आवेश हैं, तो उनके बीच जो संतुलन बिंदु आएगा वो मध्य में आएगा। अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो उनके बीच संतुलन बिंदु मध्य में आकर बाहर आएगा। ठीक है, ये हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो चूँकि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो हमने बताया था कि जैसे ये 1 माइक्रोकूलम है, इससे r बराबर है 0.40 मीटर दूरी पर दूसरा आवेश रखा है -0.25 माइक्रोकूलम। अब चूंकि विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो इनके बीच जो हम तीसरा आवेश रखेंगे संतुलन के लिए, वो हम बाहर की ओर होगा, दोनों आवेश से बाहर की ओर होगा। यदि हम बीच में रखने का प्रयास करेंगे, मान लिया यहाँ पर हमने रख दिया, मतलब बीच में कहीं किसी बिंदु पर रख दिया, तो प्लस प्लस में लगेगा प्रतिकर्षण दिशा बाहर की ओर होगी F1 की। अब प्लस माइनस में लग गया आकर्षण, फिर से दिशा उसी दिशा में हो जाएगी। जब चूंकि दोनों दिशाओं में F1 F2 होंगे, इसलिए इनका नेट जो होगा 0 नहीं हो पाएगा, जिससे संतुलन बिंदु हमें मध्य में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संतुलन बिंदु कहाँ होगा, बाहर की ओर। बाहर हम चयन करेंगे जिधर आवेश कम होगा, क्योंकि जिधर आवेश कम होगा उस पर प्रतिकर्षण आकर्षण कम लगेगा। तो मान लिया 0.25 से x मीटर की दूरी पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया बिंदुओं पर। अब ये है तुम्हारा Q1 आवेश, ये Q1 ले लेते हैं, अब ये ले लेते हैं Q2, इसको कर लेते हैं। ठीक है, या इसको Q1 कर लेते हैं, चलो अब इसको कर लेते हैं Q2। ठीक है, तो Q1 की इसकी जो दूरी होगी 0.40 प्लस x हो जाएगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो लिखा जाएगा Q1 आवेश के कारण प्लस Q आवेश पर बल F1 इक्वल टू क्या आएगा, K लिख लेंगे क्वेश्चन वैल्यू जगह पर, Q1 आवेश और दूसरा प्लस Q आवेश और दूरी हो गई 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इस बल की दिशा क्या होगी, दोनों में देखिए क्या है, समान आवेश है, इसलिए दिशा जो होगी बाहर की होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण प्लस Q आवेश पर बल F2 इक्वल टू K Q2 इंटू Q अपान Q2 से इसकी दूरी क्या है, x है, x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो इनमें क्या लगेगा, आकर्षण, विपरीत आवेश में आकर्षण। तो F2 की दिशा होगी अंदर की ओर। तो दो विपरीत बल हैं, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, उनके मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी संतुलन बिंदु प्राप्त होगा हमें। तो लिखा जाएगा संतुलन की अवस्था में F1 इक्वल टू F2, तो K Q1 Q अपान 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q2 Q अपान x स्क्वायर। K के कैंसिल, Q कैंसिल, Q1 की वैल्यू 1, 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 वैल्यू 0.25 x का x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ से अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करने पर बचेगा 0.40 प्लस x, और ये बचेगा 0.5
अपान एक्स। तो इसी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 चौके 20, मतलब 502 प्लस 0.5 एक्स, रूट करने पर ये एक्स आ जाएगा, केवल एक्स बचेगा ये, इक्वल टू एक्स। तो 0.02 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 0.5 एक्स। तो 0.02 इक्वल टू 0.5 एक्स। तो x इक्वल टू 0.02 अपान 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। तो दशमलव लगाएंगे 0.5, पॉइंट पर हटा देंगे, 5 चौके 20, 0.4 मीटर, 0.40 मीटर। कहने का मतलब -2.5 माइक्रो कूलाम से 0.40 मीटर बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश रखा जाएगा। ठीक है, अतः लिख सकते हैं -0.25 माइक्रो कूलाम आवेश से 0.40 मीटर बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश स्थित होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, रेखा के दोनों आवेश, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य रेखा दोनों आवेश से 4 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करिए। मतलब हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य रेखा तथा 2 क्वेश्चन है, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिगणन करना है। तो क्वेश्चन में आंसर नंबर 5 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट पहले हल करेंगे हम लोग कि 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति आवेश 2 मीटर की दूरी पर हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य रेखा पर पहले निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम लोग 4 मीटर की दूरी पर। तो ये एक है आवेश, एक आवेश ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, एक प्लस में है, या दोनों आवेश चूँकि बराबर हैं इसलिए सीधे लिख लेते हैं। Q1 इक्वल टू 1000 माइक्रो कूलाम, Q2 इक्वल टू -1000 माइक्रो कूलाम। अब इनके बीच की दूरी जो है 2 मीटर है। अब मध्य बिंदु मीन्स दोनों से 1 मीटर की दूरी पर, दोनों से 1 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। 1 मीटर दूरी पर बिंदु O है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। ठीक है, तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, आवेश Q1 अपान दूरी 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू 9 × 10⁹ Q2 अपान 1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं E1 कहाँ पर होगा। Q1 के कारण बिंदु O पर तीव्रता E1 बाहर की ओर होगी, क्योंकि Q1 है प्लस में। अब परीक्षण आवेश भी हम प्लस Q0 लेंगे, तो प्लस में रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन के कारण तीव्रता होगी बाहर की ओर E1। अब प्लस Q और Q2 आवेश माइनस Q, इन दोनों में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, इसलिए तीव्रता क्या होगी, अंदर की ओर होगी E2। ठीक है, तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः बिंदु O पर परिणामी
तीव्रता इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E की जो वैल्यू E इक्वल टू E1 प्लस E2, तो E1 की वैल्यू E2 वैल्यू में हमारा कॉमन हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ और Q1 की वैल्यू है 1000 माइक्रोकूलाम। तो Q1 इक्वल टू जो Q2 की जो वैल्यू है 1000 माइक्रोकूलाम, माइक्रो हटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, 3 जीरो काट देंगे प्लस के 3, तो Q1 इक्वल टू जो Q2 वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻³ कूलाम आ जाएगी। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 इंटू 10⁻³, Q2 वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ तो इस प्रकार से E की जो वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁹ और 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ 2 बार हो गया, 2 गुणे 10⁻³ तो 9 दूनी 18 गुणे 10⁶ हो जाएगा, कि 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मध्य बिंदु पर। अब हम लोग निकालेंगे जो है दोनों से 4 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिगणन करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट देखते हैं दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा। तो दोनों से समान दूरी है तो हम क्या करेंगे, ये Q1 है हमारा 1000 माइक्रोकूलाम, Q2 भी है 1000 माइक्रोकूलाम, दो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों समान दूरी है, ऐसे ये दूरियां समान हैं। ठीक है, ये 2 मीटर है दूरी, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर तीव्रता हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा तो बताया था कि यदि बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो ये डाइपोल बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे, तो ये एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया? एक ये हमारा बन गया एक डाइपोल, जिसके 2 पोल हो गए, 1000 माइक्रोकूलाम का और दूसरा -1000 माइक्रोकूलाम का। अब दोनों से 4 मीटर की दूरी पर, ये भी 4 मीटर दूरी है और ये भी 4 मीटर दूरी, दोनों से 4 मीटर दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। तो इस फिगर से पता चल रहा है कि ये निरक्षीय स्थिति में बिंदु P होगा। कैसी स्थिति में होगा? निरक्षीय स्थिति में होगा। तो निरक्षीय स्थिति में जब बिंदु P होगा, यहाँ पर जब तीव्रता हम निकालेंगे तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होगी। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इक्वल टू 1/4πε0 और P/r3, P/r3। तो P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P की वैल्यू कैसे निकलेगी? P Q इंटू 12 होता है, तो Q हमारा हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ पीछे निकाल चुके हैं, 12 हमारा होगा 2 मीटर, यहाँ पर 12 होगा 2 मीटर, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻³ कूलाम मीटर, ये हमारा आ जाएगा P। ठीक है, तो E की वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, E हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, P की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 10⁻³ और E की वैल्यू R की वैल्यू जो होगी 4 मीटर, 4 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 9 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18, 10⁻6 और 4 को 16 चौके 64 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 ने 18, तो 9/32 गुणे 10⁻6, तो ये आ जाना चाहिए 32 दूना 64 होते हैं, 32 दूना 64 और बचेंगे कितने? बचेंगे 32 दूना 64, 6 70 और 20, मतलब बचेंगे 26 का मतलब हो गया लगभग 260 मतलब लगभग 7 पर चला जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 1 25, 7 तिहाई 21, 1 22, 4 2 6 3 2 5, 32 260 बचेंगे, तो 8
दूनी 16, 8 3 24 1 25, 8 भर जाएगा और 10 की घात 6, तो आ जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, क्योंकि दो बराबर विपरीत आवेश हैं और दोनों समान दूरी पर, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव फार्मूला के द्वारा हम आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा 0.05 मीटर है। कोणों A व B के क्रमशः +50/3 नैनो कूलाम और -50/3 नैनो कूलाम के आवेश में बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल होगा जिसके दो हिस्से हो गए AB और तीसरा हिस्सा हो गया ये C, ऊपर की ओर ये हो गया C। ठीक है, अब A और B पर हैं 50, इस पर 50/3 नैनो कूलाम, यहाँ -50/3 नैनो कूलाम के आवेश हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि C पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। अब दूरी कितनी है 0.05, मतलब ये भी 0.05 मीटर है, ये भी 0.05 मीटर है और ये भी 0.05 मीटर है। ठीक है, तो जैसे पीछे बताया था उसी प्रकार से ये भी लगेगा। ये वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए पहले हम P निकाल लेते हैं। P निकालने के 12 चाहिए, 12 हमारा होगा 0.05 मीटर होगा। ठीक है, और R भी हमारा 0.05 मीटर होगा। आवेश की जो वैल्यू होगी 50/3 नैनो कूलाम का मतलब हो गया 50/3 × 10 की घात -9 कूलाम, क्योंकि 1 नैनो कूलाम 10 की घात -9 कूलाम के बराबर होगा। तो P इक्वल टू होगा Q × 12, Q हो गया 50/3 × 10 की घात -9 और 12 होगा 0.05। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो माइनस के 2 और हो जाएंगे और 25 मतलब 250/3 × 10 की घात -11 कूलाम मीटर, ये हमारा P आ गया। अब लिखेंगे निरक्षी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति के लिए इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। तो 9 × 10 की पावर 9 और P की वैल्यू हो गई 250/3 10 की पावर -11/r³। तो R की वैल्यू भी 0.05 का होल क्यूब, या इसको ऐसे कर लेते हैं 5 × 10 की घात -2 मीटर। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग 5 × 10 की घात -2 का होल क्यूब। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75 मीन 750 और 11 में से 9 जाएंगे -2 और ये आ जाएगा 55 25 पंजे 125 × 10 की घात -8। तो 25 पंजे 125 और 25 तिहाई 75 हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 5 से 5 छक्का 30, तो ये आ जाएगा 6 × 10 की घात माइनस नहीं बचेंगे, माइनस के 8 ऊपर जाएंगे प्लस के 8 हो जाएंगे, तो 10 की घात 6, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी बिंदु C पर वो 6 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर सॉरी ये -3 दूनी 6, ये 6 होगा, तो 10 की घात 8, 10 की घात 4 बचेगा, क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे। सही करना स्टूडेंट्स, नोट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 बिंदु आवेश QA QC और QB और QD, QA QC मान 2 माइक्रोकूलाम, QB और QD के मान -5 माइक्रोकूलाम। 10 में भुजा के वर्ग के कोणों पर स्थित है, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल निकालना है। कहने का मतलब हमारे पास एक
स्क्वायर है, इस प्रकार से एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 कोने हो गए। इन 4 कोने हैं ए, बी, सी एंड डी। इन पर आवेश होगा क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी। अब इनका जो मध्य बिंदु होगा वो, इस पर आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, कह रहा है कि प्लस क्यू मान कितना, 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो इस पर बल निकालना है। तो देखिए, और जो भुजा है, भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। तो देखते, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। क्यू ए पर जो आवेश है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम। कितना है, 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी पर आवेश कितना है, -5 माइक्रोकूलम। क्यू सी पर आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम। और क्यू डी पर आवेश कितना है, -5 माइक्रोकूलम। अब फिगर से ही आंसर आएगा हमारा, ध्यान से समझे सभी लोग। ये क्यू ए आवेश इस बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश जो रखा है, तो क्यू ए का मान है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो जिसका मान है 1 माइक्रोकूलम। ये भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोकूलम। जो प्लस क्यू आवेश है वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम। तो प्लस प्लस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण वैद्युत बल की दिशा जो होगी बाहर की होगी, ये एफ ए हो गया। ठीक है, अब देखिए क्यू सी। क्यू सी भी कितना है, 2 माइक्रोकूलम है। क्या है, 2 माइक्रोकूलम। ये 1 माइक्रोकूलम है। तो क्यू ए बिंदु ओ पर जो एफ ए बल लगा रहा है, उसी बल के बराबर जो है क्यू सी बिंदु ओ पर बल लगाएगा, एफ सी। इन बलों के मान आपस में बराबर होंगे। कारण फिगर में देखिए, क्या कारण है, क्योंकि क्यू ए क्यू सी के मान बराबर, दूरी बराबर और दूसरा आवेश भी बराबर है। तो कहने का मतलब एफ ए जो है वो एफ सी के बराबर है, एफ सी के बराबर है चित्र से। ठीक है, अब देखते हैं क्यू बी। क्यू बी -5 माइक्रोकूलम है, ये प्लस में है, तो इनके बीच क्या लगेगा, विपरीत आवेश में आकर्षण, इसलिए एफ बी अंदर की ओर होगा। एफ बी जो बल होगा वो अंदर की ओर होगा। इसी प्रकार से क्यू डी -5 है और बिंदु ओ पर +1, तो यहाँ भी आकर्षण लगेगा, इसलिए ये भी अंदर की ओर होगा, एफ डी भी। लेकिन अब ये दो बल यहाँ पर फिर से क्या हो गए, विपरीत हो गए। जितना एफ बी होगा उतना ही एफ डी होगा, क्योंकि क्यू डी और क्यू सी के मान बराबर, क्यू बी और क्यू सी के मान बराबर, दूरी बराबर, इसलिए बल के मान भी बराबर, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर एफ बी का मान जो होगा एफ डी के बराबर होगा, लेकिन इन दोनों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। ये माइनस कह सकते हैं, यह भी माइनस में होंगे। मान बराबर होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। अब लिखेंगे अतः बिंदु ओ पर नेट बल F = आएगा FA, FB, FC, FD। अब देखिए, जितना FA है उतना ही FC है। दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं -FA और यहाँ लिख सकते हैं -FB। ठीक है, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो नेट बल जो आएगा उसका मान क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चित्र बनाकर और उसमें दिशाओं का सही से निर्धारण करके हम नेट बल की गणना कर सकते हैं। ये बल हो जाएगा 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जो है समझ के लगा लें स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब हम आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करना। थैंक यू।